अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपके दिन का आगाज़ खूबसूरत अंदाज में हो चुका होगा। और हमेशा से अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हर दिन का आगाज़ करें, क्योंकि अगर आपको नया दिन अल्लाह ने नसीब किया है तो इसका मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर अधूरा है। तो अपने मकसद को पहचानने की कोशिश कीजिए कि अल्लाह ने आपको किस मकसद के लिए पैदा किया। हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है ना, हम कहते हैं उसका कोई एम नहीं, कोई पर्पज़ नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि इस कुर्रे अर्ज़ पर रब की ज़ात ने किसी को पैदा किया हो और उसका कोई मकसद नहीं हो। आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। तो अपने मकसद को तलाशें, डिफरेंट तरह की चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करें। जब हम डिफरेंट तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो ही हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है। हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि बहुत ही एक ही चीज़ को अपने एक ही बॉक्स में बंद रहते हैं, उस बॉक्स से बाहर निकलने की कभी कोशिश ही नहीं करते। डिफरेंट तरह की चीज़ों को जब हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी बड़ी बेरौनक है, बड़ी बेरंग है, इसमें मज़ा नहीं है। तो ऐसा ज़रूर दुनिया में कुछ ना कुछ है जो आपकी ज़ात के मुताबिक है, जो सिर्फ आप कर सकते हैं। आपके अंदर का टैलेंट क्या है उसे पहचानने की ज़रूर कोशिश करें। और टैलेंट की बात करें तो उसमें तफरीक नहीं है कि मर्द सब कर सकते हैं तो औरत कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह ने इस दुनिया में जब मर्द और औरत को तख्लीक किया है तो उनको हर तरह की सलाहियतों के साथ पैदा किया है। तो अपने अंदर की छुपी हुई सलाहियतों को ज़रूर पहचानने की कोशिश करें, उनको बरोएकार ला कर इस माशरे में बेहतरी लाने की कोशिश करें, सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, ताकि हमारा मुल्क जो है वो आसान अंदाज से आगे बढ़ सके। हमारी तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब हम अपने माशरे को खुशहाल करेंगे, अपने माशरे को मुस्तहकम करेंगे और अपने मुल्क को जो है वो आगे लेकर चलेंगे। मुल्क खुशहाल होगा तभी हम खुशहाल हो सकते हैं। इसी अच्छे नोट के साथ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि प्रोग्राम का आगाज़ जो है ऐसी बात से किया जाए जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले, आप इतने ज़्यादा इंस्पायर हों कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपका माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए। मौसम बदल रहा है तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखें, हाइड्रेट रखने की कोशिश करें, ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट तरह की जो सब्ज़ियाँ और फल हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो है वो स्किन भी अच्छी रहे, आपकी सेहत भी अच्छी रहे और आपका मूड भी अच्छा रहे। मौसम की बात करें तो शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा है ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज़ वेदर में। शहर फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो कल की तरह आज का मौसम भी बड़ा ही खुशगवार है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर दर्जा हरारत बात करें तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मतलब ये है कि आज भी बड़ी अच्छी सी एक हमें धूप दिखाई देगी। और धूप में जो है वो निकल के अपने काम करने का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, अगर धुंध हो, स्मोग ही कहेंगे क्योंकि अब धुंध तो हमें दिखाई देती नहीं है। तो अगर इस तरह का ठंडा मौसम हो तो सब लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं, बाहर निकल के काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज फिर से शहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है, जिसकी बदौलत आप जो है वो अपने घर से बाहर निकल कर बड़े ही खुशगवार अंदाज में अपने तमाम काम कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जाना है, कोई ग्रॉसरी करनी है तो भी आप कर सकते हैं। और सड़कों की सूरत हाल भी जो है वो बेहतर दिखाई देगी, क्योंकि स्मोक जो है वो अब हमें कम होती दिखाई देती है। सुबह के औकात में बहुत अर्ली मॉर्निंग आपको शायद दिखाई दे, लेकिन अब पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन फिर भी जब भी आप बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी कहते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन जो है वो सांस के ज़रिए, जब आप कोई चीज़ को इनहेल करते हो, हवा को इनहेल करते हो, तो स्टार्ट होता है। तो आप कोशिश करें कि जब भी बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपने दिन को जो है वो भरपूर तरीके से इंजॉय करें। और अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी का हर दिन बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ़ करवा देती हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही मज़ेदार है। बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वेस्टेज पे हम बात करते हैं, उनको किस तरह से रीयूज़ किया जा सकता है, किस तरह से उनको जो है वो दोबारा से जो है वो अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी कोशिश होती है कि इस तरह के मौज़ूआत पे बात की जाए जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा सूदमंद हो। तो आज बड़ा ही हम पानी के मुतालिक तो हमेशा से बात करते हैं कि पानी का जो है वो इस्तेमाल बड़ा मुनासिब करना चाहिए, साफ़ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा पानी जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं, जो बहुत गंदा है, जो किसी भी लिहाज से जिसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्या ही अच्छा हो कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी जाए जिससे उस पानी को हम साफ़ कर सकें, ना सिर्फ साफ़ कर सकें बल्कि अपनी ज़रात में उसको हम इस्तेमाल कर सकें। जी हाँ, ऐसी एक टेक्नोलॉजी है नैनो टेक्नोलॉजी, जिसके ज़रिए से हम पानी को साफ़ कर सकते हैं। मज़ीद ये टेक्नोलॉजी क्या है और इसे किस तरह से हम बरोएकार ला सकते हैं और इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं
सीनियर नैनो साइंटिस्ट अवैस अहमद। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप मिजाज कैसे हैं? फिट फाट। मौसम तो बड़ा अच्छा है और आई एम श्योर कि आपका मौसम जो है मूड का वो भी बड़ा अच्छा होगा। एग्जैक्टली ये बात आपकी बड़ी दुरुस्त है कि मौसम का बड़ा करतार होता है, तो बेहतर वेदर जो है वो बेहतर बंदे को जो है वो मौका देता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा तलाश करे। क्योंकि जैसे ही सर्दी में थोड़ी सी धूप नज़र आती है ना, तो लोगों को एकदम से अपने जो है वो ब्लैंकेट से बाहर आ जाते हैं, अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं और काम करने में बड़ी आसानी होती है। तो क्योंकि आपका काम तो फील्ड का है, तो आई एम श्योर कि धूप आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग है। एग्जैक्टली और मूड को भी बेहतर रखती है। जितना मौसम बेहतर होता है और सर्दियों में, और वैसे भी दिसंबर चल रहा है, तो जहाँ पर जितनी धूप मिल जाए बेहतर है, क्योंकि जब फोग आ गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, और अल्लाह करे कि फोग आ जाए, स्मोक से हम बचे ही रहें। और अवैस आप बताएं कैसी चल रही है ज़िंदगी, कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बस टूर्स एंड रिसर्च कोलैबोरेशंस आर गोइंग ऑन। हर चीज़ जो रिसर्च के रेलेवेंट है उसको लेके चल रहे हैं पाकिस्तान। रिसर्चर्स तो ज़्यादातर लैब्स में ही होते हैं, तो वो क्या धूप का लुत्फ़ उस तरह से ले पाते हैं जिस तरह से दूसरे लोग लेते हैं? हर चीज़, अब देखें रिसर्च ये नहीं है कि वो सिर्फ लैब तक महदूद है। रिसर्च करना और उसको इंडस्ट्री तक लेके आना, ये इटसेल्फ एक मेहनत कश काम है। और बहुत सारी ऐसी रिसर्च है जिसमें आपको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम फोटो कैटालिटिकल रिएक्शन कहते हैं। जब तक आपको धूप नहीं मिलेगी आपका रिएक्शन नहीं होगा। फिर बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि प्लांट्स पे काम कर रहे हैं, प्लांट्स की ब्रीड पे काम कर रहे हैं। उनको सूरज की ज़रूरत है, उसकी रोशनी की ज़रूरत है, उनको फोग की भी ज़रूरत है, लेकिन स्मोक की ज़रूरत नहीं है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे इन्वायरमेंट हैं। सो जो साइंटिस्ट है वो हर इन्वायरमेंट में अपने आप को इम्पैक्टफुल बना के रखता है कि उसने अपने आप को कैसे मूव ऑन करना है। बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी की भी बात की है। ये टेक्नोलॉजी वैसे क्या है और इससे किस तरह से हम फ़ायदा उठा सकते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी जो लॉन्च हुई थी यूरोपियन यूनियन में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 2003 में उन्होंने इसको सेटअप में लाया, इंडस्ट्री में लाया। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी प्रोडक्शन की तरफ लेके आ गए। अगर आपको याद हो तो पहले दिखाया गया था कि एक जो कंप्यूटर है वो एक पूरे कमरे का था। जी जी बिल्कुल। उसी कंप्यूटर को अब मोबाइल में भी निस्ब कर दिया गया है, और आप लैपटॉप्स देखते हैं तो बड़े स्मॉल हैं, बड़े थिन साइज के होते हैं। सो वो नैनो टेक्नोलॉजी ने अपने आप को प्रमोट किया। आप कैसे प्रमोट किया कि आपके जितने भी मटेरियल हैं, जितना भी आपका इंडस्ट्री का वर्क है, जैसे कैमराज हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, गाड़ियां हैं और इवन पेंट्स हैं, उनमें नैनो कोटिंग्स को लॉन्च किया गया। कैसे लॉन्च किया गया? क्योंकि नैनो का मतलब है कि आपने मटेरियल के साइज़ को कम कर देना है लेकिन उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देना। तो आपको वो कम साइज़ में बड़ा धमाका वो वाला हिसाब मिलता है कि नैनो टेक्नोलॉजी असल में है क्या। बहुत सारे लोग इस पे, इन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह उस लेवल पे काम नहीं हो रहा, उस इंडस्ट्रियल लेवल पे काम नहीं हो रहा जिस इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करना चाहिए। हमारे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है या सिर्फ ये रिसर्च और लैब की हद तक है? सैडली नहीं पढ़ाया जाता और ना बताया जाता है। हमारे स्टूडेंट्स को वही मार्क्स की दौड़ में रखा जाता है कि आपने एफएससी में पूरे के पूरे मार्क्स लेने हैं, आपने रट्टे को प्रमोट करना है। तो वो एक फैक्टर आप पहले ही डिग्रेड कर चुके होते हैं कि आपका बच्चा कॉन्सेप्ट वाइज से अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता। वो कभी कभी अपने आप को सोचता है कि आई वांट टू बी ए डॉक्टर और आई वांट टू बी ए इंजीनियर। वो कभी ये सोचता ही नहीं है कि मैं साइंटिस्ट भी बन सकता हूँ, मैं एक रिसर्चर भी बन सकता हूँ, मैं कोई नई चीज़ लॉन्च भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। और अगर आप देखें, अगर रिसेंटली ई-ट्रॉन कार लॉन्च हुई जी, लैपटॉप्स में लिथियम आयन बैटरीज लॉन्च हुई, तो ये सारे का सारा नैनो टेक्नोलॉजी ने अपने आप को प्रमोट किया। तो ये जितना भी वर्क है ये उनके रिसर्चर्स ने किया है, रेदर देन कि कोई एलियन आके नहीं कर गया, उनके रिसर्चर्स ने किया है। अगर आप उनके बच्चों की एजुकेशन सिस्टम को देखें, उनके बच्चों का लेआउट देखें कि उनको कैसे पढ़ाया जाता है, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे 5th क्लास से 10th क्लास का साइंस प्रोजेक्ट मिलते हैं, साइंस वर्क मिलता है कि जब आप ये प्रोजेक्ट लेके आएंगे, जब आप प्रोजेक्ट को अप्रूव करवा लेंगे, जब आपका प्रोजेक्ट हमें सेटिस्फाई कर लेगा, तब आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। वो 5 क्लास से 10th क्लास से रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे होते हैं।
हम वही वो बुक्स पढ़ रहे होते हैं जो कि बहुत ओल्ड है। अभी भी अगर आप देखें एफएससी की बुक्स, जिसमें केमिस्ट्री की बुक है, फिजिक्स की बुक है और जो है बायोलॉजी की बुक है, उसको अभी तक मॉडिफाई नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जो कि ओल्ड हो चुके हैं, उनकी जगह पे न्यू लॉन्च हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुकी है, ठीक है ना। तो आपने कभी बच्चों को डेवलप वे में पढ़ाया ही नहीं है, उनको ये बताया ही नहीं है। और बात करते हैं अगर प्रैक्टिकल की, जो उनके मेन थीम है, एफएससी और मैट्रिक का ये मेन थीम है कि बच्चों को हो ना हो कि हाउ टू मेक द प्रैक्टिकल्स। वहाँ पे आप बच्चों को कहते हैं कि हम आपके नंबर लगवा देंगे। हाँ। हम उनको प्रैक्टिकल बताते ही नहीं है कि आपने रिंग टेस्ट कैसे करना है, अगर मेंढक का ऑपरेशन करना है तो वो कैसे करना है। तो ये सारी की सारी जो मेनी थिंग्स है ना, ये बाद में आपको साइड इफेक्ट करती हैं। फिर हमारा बच्चा कहता है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरे अंदर वो डेवलपमेंट नहीं है, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बीएस लेवल में भी घबराते हैं सिर्फ माइक के आगे आने तक। बिल्कुल ऐसे ही है। रीजन, उनको कभी ये कॉन्फिडेंस दिलवाया ही नहीं है हमने उनको ये बताया ही नहीं कि यू हैव टू लर्न फर्स्ट कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस आएगा तब आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर्स। बिल्कुल। और अगर अब टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि इस तरह की अगर टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम वेस्टेज पानी, जो हम समझते हैं कि केमिकल का पानी है जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं, या बहुत ही ऐसा जो है वो गंदा पानी जिसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता, उसको इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए किस तरह से साफ़ करके रीयूज़ किया जा सकता है हमारे एग्रीकल्चर के लिए। अब देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में एक लोड शेडिंग है जी, दूसरा वाटर है, पानी की किल्लत, जो कि सिंध, बलूचिस्तान, फैसलाबाद तो चलो इस चीज़ से बचा हुआ है, उसके पास नहरें हैं, पूरा पंजाब ही इस चीज़ से बचा हुआ है कि उनके पास नहरें हैं, सारे सेक्टर हैं, दरिया भी हैं। तो पॉइंट ऑफ कंसर्न ये आता है कि पानी का रीयूज़। आज से कुछ अर्सा पहले अगर आपने देखा हो तो डिगिंग जब होती थी पंप्स की, जी, वो बड़ी ऊपर से ही हो जाती थी, पानी बड़ा ऊपर से ही निकल आता था। हाँ जी, हाँ अब वो जब बोर काटते हैं तो वो बड़ा नीचे तक जाता है, तब पानी निकलता है। रीजन, रीयूज ऑफ वाटर। आप कभी किसी इंडस्ट्री में विजिट करें, आपको पता चले कि एक बॉयलर को चलाने के लिए कितने गैलन पानी लगता है, आपकी सोच है। और उस पानी को फिर वेस्ट कर दिया जाता है, ना वो पीने के काबिल रह जाता है, ना वो ज़राअत के काबिल रह जाता है। वाई द एजिंग फैक्टर हैव बीन डिक्रीज इन पाकिस्तान। आपके एज फैक्टर क्यों कम हुआ, एजिंग जल्दी आने की शुरू हो गई, बीमारियां क्यों इतनी जल्दी से बिल्डअप होना शुरू हो गई। इसकी रीज़न अगर आप देखें, इवन आप डॉक्टर से भी पूछें तो वो यही कहेंगे कि ये पानी है। वही पानी आपके फूड को डेवलप कर रहा है। हाँ, exactly. वही पानी आपके फूड जो है वो एनिमल्स खा रहे हैं, वही मिल्क देन आपके पास आता है एंड देन यू हैव टू ड्रिंक, और वही फूड और वीट यू हैव टू ईट एज वेल। तो वो उधर से उसको लेके चल रहा है। अब इंडस्ट्रीज ने या कंपनीज ने जब पानी को इस वे में वेस्ट करना शुरू किया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि इस वेस्ट वाटर को ट्रीट करके बाहर निकालना। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो अपने वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करके यूज करती हैं जी, क्योंकि उनके पास कुछ टेक्निकल टीम्स हैं, लेकिन बहुत सारी बहुत कम है। आप इसको यानी कि ये कह सकते हैं कि ये इग्नोरेबल है, वो है ही नहीं, आप ये कह सकते हैं। तो वो वेस्ट को ऐसे ही पानी को बाहर लेके आ जाती है। अब एक फार्मा कंपनी है, अब फार्मा कंपनी में वो ड्रग्स भी बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। तो जब वो बनाते हैं तो उनमें कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो उनको वेस्ट करनी पड़ती हैं, जो सही नहीं बनती, क्वालिटेटिव एनालिसिस में सही नहीं बनती, तो वेस्ट करनी पड़ती हैं, और वो पानी उनके साथ मिक्स हुआ होता है, तो वही वाटर आपके इधर आ जाता है। हाँ। अब जितने डाइज हैं, आपको भी पता है कि फैसलाबाद में सबसे मेन बिजनेस है डाइज, कलर्स एंड डाइज। जी। अब डाइज का जो वेस्ट है वो भी पानी में आ रहा है। अगर आप फैसलाबाद का वो गंदा नाला देखें तो उसमें प्लास्टिक तो है ही है, लेकिन वो पूरे उसका रंग ही पता नहीं क्या होता है। अगर आप उसके नज़दीक से भी गुजरे तो आपको नाक के आगे कपड़ा रखना पड़ता है। उसकी रीज़न ये है कि वेस्ट अपने आप फर्मेंटेशन प्रोसेस कर चुका और उससे बीमारियां फैल रही हैं। अब जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, अगर ऑर्गेनिक वेस्ट की बात की जाए जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे सिप्रोफ्लेक्सिन हो गई, फिर पैरासीटामोल हो गई, और भी जितनी एंटीबायोटिक्स हैं, वो जब वेस्ट में आती हैं तो वो ऑर्गेनिक होती हैं। ऐसी डाइज भी हैं, वो भी ऑर्गेनिक होती हैं, कुछ इनऑर्गेनिक डाइज भी होती हैं। अब ये जो डाइज हैं, इनको नैनो टेक्नोलॉजी से कैसे रिमूव किया जाता है, ये हमने जब मैं बीएस में काम कर रहा था, जीसी यूनिवर्सिटी से मेरा बीएस है, अच्छा, तो तब हमने 2018 में
वो क्या होता है कि एक बंदे को अगर कीड़ा होना रिसर्च का तो वो उसको अपने अंदर लेके आता है। तो हमने 2018 में अपने आप को इस वे में प्रमोट किया कि इस रिसर्च को देखें, लेकिन हमारा ये नहीं था कि हम इसको इस लेवल पे भी कर सकते हैं। हमने बस यही कहा था कि फर्स्ट वी हैव टू डू सम फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी के तौर पे हमने कहा कि चलो शुगर मेला लगा हुआ है तो लगा रहा दोस्तों के साथ मिलके है दोस्तों के साथ और टीचर्स के साथ। हाँ। सो 2018 में हमने इसको स्टार्ट किया। हमने पहला रिएक्शन लगाया फोटो कैटालिसिस का, वही हमें सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। तो जब हमने रिएक्शन लगाया तो तब हमने ग्रीन सिंथेसिस नहीं किया, हमने प्लांट्स वगैरह को, पौधों को यूज़ नहीं किया। हमने वैसे ही केमिकल्स को यूज़ किया कि केमिकल से इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। वो सक्सेसफुल हो गया 2018। उसके बाद फिर मैं मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर गया। ओके। तो तब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट बाहर का था। हाँ। मैं उनको कहता हूँ कि 2021 में मैं ये काम कर चुका था और 2021 में ये पेपर भी पब्लिश हो चुका था। अच्छा, और बाहर ये काम बाहर बाद से में? पहले ओके मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में था जब ये काम हुआ था। ओके ओके ओके। बाहर मैं 2021 के सितंबर में गया था। उसके बाद मैंने काम एनर्जी पे किया था। वी विल डिस्कस दिस एज वेल कि जो एनर्जी पे काम है, जी, जैसे बैटरीज जी, हैं उस पे जी। काम। लेकिन जो वेस्ट वाटर का काम था वो मैंने पाकिस्तान में किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, इधर ये नहीं होता, इधर वो नहीं होता। पॉइंट ये है कि आप उन कम रिसोर्सेज में अपने आप को कैसा पाते हैं, आप उन कम रिसोर्सेज में कैसे परफॉर्म करते हैं, उस ये आपका टेस्ट है एक्चुअली। आप इन रिसोर्सेज में अपने आप को कैसे समझते हैं। तो हमने वहाँ पे ये एनालिसिस किया। तो हमने पहले मोरिंगा के प्लांट्स यूज़ किए, वो सरसों का यूज़ किया। तो फिर एक दिन हम बैठे हुए थे तो जहन में आया कि जो गुलाब के पौधे हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा। फिर मैंने कहा कि गुलाब नहीं, गुलाब बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके। हम चंबेली को करेंगे। हाँ। तो हमने चंबेली के फूल लिए ओके। फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर रिसर्च। हमने चंबेली के फूल लिए और उसको हमने यूटिलाइज किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो हमने नैनो पार्टिकल्स बनाए और वही नैनो पार्टिकल से हमने फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की। और टेस्टिंग के टाइम हमें पता चला कि ये मटेरियल एक तो एंटीबैक्टीरियल है। अगर हम इसको कपड़ों पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे कपड़ों को बैक्टीरियल एक्टिविटी से बचाएगा। वो धुन लग जाता है कपड़ों को, जी, जी, उससे बचाएगा। कुछ हद तक फ्लेम रिटार्डेबल भी है, आग को भी झील सकता है। और फिर इसने डाइज को इस तरह खाया तो हमने कहा कि यस ये पॉसिबल है। फिर हमने इसको लार्ज स्केल पे किया तो तब हमें पता चला कि यस मतलब ये आपका जो यूनिवर्सिटी लेवल पे था, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जो आपने चंबेली के फूल के साथ किया। जी। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके आगे की क्या स्टोरी है वो भी जानना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और ज़ाहिर बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। और किस तरह से, जिस तरह से अवैस ने जो है वो अपनी तालिब इल्मी के दौर में एक्सपेरिमेंट किया, वो बैठे नहीं रहे कि डिग्री कंप्लीट होगी तो उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैंने क्या करना है, जिस तरह से यूजुअली हमारे यहाँ होता है। तो एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप नई चीज़ को जो है वो इजाद कर सकें। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो ही आपको पता चलता है कि आपके अंदर भी कितनी कैपेबिलिटी है, आप किस तरह से चीज़ों को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो वर्ल्ड वाइड जहाँ पे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा जिद्दतें हमें दिखाई देती हैं और आए रोज़ कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट्स करके कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ा ही दुख की बात है कि हमारा जो तलीमी कल्चर है वो चेंज नहीं हो पाता। हम हमेशा से बच्चों को जो है वो किताबी कीड़ा बनाए रखते हैं, उनको प्रैक्टिकल्स की तरफ नहीं लेके आते हैं। बच्चे भी जो होते हैं स्टेज पर इस तरह से होते हैं, उनको ज़्यादा होता है कि ओके फ्रेंड्स के साथ मिलके हल्ला गुल्ला कर लिया। और स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज अगर आप जा रहे हैं तो उस टाइम पे फ़न एक्टिविटी भी कंसीडर किया जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ ये तो वो टाइम है जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन दिस इज़ द टाइम जब आप नई चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो, उन पर एक्सपेरिमेंट्स करके उनको ईजाद कर सकते हो। प्रैक्टिकल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, वो जानना, इसकी क्या अहमियत है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब्दुर्रहमान, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि ज़ाहिर बात है कि हम भी जो है वो तालिब इल्मी के दौर
दौर से गुजर कर आए हैं। अगर मैं खुद की भी बात करूं तो हम भी कोई इतना वो नहीं करते होते थे कि नई नई चीज़ों पे बात करें और इस तरह से अपनी फील्ड से रिलेटेड, हाँ थोड़ा इंटरेस्ट ज़रूर होता है कि क्या चल रहा है इर्द गिर्द, लेकिन प्रैक्टिकल पर उस तरह से फोकस नहीं किया जाता हमारे तलीमी इदारों में जिस तरह से किया जाना चाहिए। और ज़ाहिर बात है अगर हम प्रैक्टिकल अच्छे से करवाएंगे बच्चों को तो फिर आगे चल के बच्चों के लिए मुझे लगता है कि अपने मुस्तकबिल को मजबूत करना और ब्राइट बनाना मुश्किल नहीं होगा। थैंक यू ज़ीनत। देखिए वैसा आपकी बातों से मैं मुतफिक हूँ कि यहाँ पर हमारा मसला ये है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल के जो नंबर है वो वाकई सिफारिश से लगते हैं या पैसे दे के लगते हैं। वो कहते हैं जी हर स्टूडेंट 100 रुपया कंट्रीब्यूट करता है ताकि जो प्रैक्टिकल लेने आ रहा है उसको खाना खिलाया जा सके और दैट्स इट, ये प्रैक्टिस हो गई। ये बड़ा मसला है। MBA जो करने वाला है उसको जाके फैक्ट्री में पता चलता है कि बजट कैसे बनाना है ना, डिग्री उसके पास आ गई है। सेम दूसरी चीज़ें तमाम डिग्री लेने के बाद जो है वो पता चलता है कि आप इसको कैसे जो है वो सोसाइटी में चलना है। बहुत सारे शोबों में ये देखें आप, जितने भी बिज़नेस के शोबे हैं बहुत कम लोग वहाँ पे आपको MBA या BCom या इस तरह के मिलेंगे। वो रवायती बिज़नेस उनके पास चले आ रहे हैं और वो कर रहे हैं। जो पढ़ने वाले हैं वो नौकरियां कर रहे हैं, वो नए बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही जो एग्री की तालीम है, एग्रीकल्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत कम लोग जाके वो प्रैक्टिकली करते हैं। जो जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी पढ़ाने वाले हैं, साइंसदान है, वो कोई एक बंदा भी बहुत मुश्किल मिलेगा जो जाके ज़राअत कर रहा है प्रैक्टिकली ना। वो अच्छी तनख्वाहें लगी हुई हैं, नौकरी लगी हुई है, बस ठीक है। उनको भी कोई ज़रूरत नहीं है नया सिलेबस बनाने की, नया पढ़ाने की। एक टीचर हमारे कहते होते थे कि पिछले कुछ 20-30 साल से वो टीचर थे और एक बार उन्होंने रट्टा लगाया था, याद कर लिया हुआ सिलेबस, हर साल वही आके पढ़ा देना है। मतलब कॉलेज में स्पेशली ये होता है, यूनिवर्सिटीज़ में तो बिल्कुल ही उससे भी महदूद हो जाता है ना कि आपने नोट्सेस दे दिए और उसके बाद जो है वो आप फ्री हैं, चंद क्लासेस ली और बस। देखिए मसला क्या बना हुआ है कि यहाँ पर जो रिसर्चर है जब वो अच्छी रिसर्च करता है तो उसके दिल में दौड़ बनती है कि वो जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बने। बिल्कुल। फिर जब वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनता है तो रिसर्च पीछे रह जाती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर जो है मिक्स किया जाता है। इसी स्टूडेंट्स के हवाले से जो आपका बुनियादी सवाल था कि यहाँ पर रिसर्च के हवाले से माहौल नहीं है। यहाँ पे जो केमिस्ट्री या फिज़िक्स है या बायोलॉजी है, मैथ है, वो निकाल के देख लें, अभी आपको कम से कम जो है वो 50-60 साल जो यहाँ पर अंग्रेज़ ने 1950 से पहले लॉन्च की हुई थी साइंस के सब्जेक्ट्स, उससे भी लो लेवल की जो है वो अभी मिलेंगे। 2023-24 का सिलेबस है। तो ये बड़ा मसला है, हर साल सिलेबस का तब्दील किया जाना और वो पहले से ज़्यादा कदीम हो जाता है। यानी कि उसमें नई चीज़ों की बजाय पुरानी चीज़ें होना ऐसे चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स जो है क्लासरूम की बजाय लैब्स में होने चाहिए, जो प्रैक्टिकल है वो करें। जैसे हमारी अगर अपनी फील्ड की बात करें तो बच्चों को जो है मुझे लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में ही जो है वो फील्ड में डिफरेंट तरह के चैनल्स में उनको जाना चाहिए ताकि वो काम कर सकें। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि जो बच्चे हैं वो अपना प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से जो है ना वो ज़्यादा उस पर फोकस करें। लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बच्चों में डिग्री करने के बाद वो सोच रहे होते हैं कि उन्होंने क्या करना है। और ये बड़ी एक मुझे लगता है कि हमारे यहाँ गलत जो है वो नॉर्म है जिसको अब चेंज होने की ज़रूरत है। अब वैसे अगर वापस आएँ 2018 के आपके एक्सपेरिमेंट पे जाएं, जब आपने फ़र्स्ट एक्सपेरिमेंट किया चमेली के फूलों के साथ, तो फिर उसके बाद जो उसके रिज़ल्ट्स मिले, फिर आगे ये सिलसिला किस तरह से बढ़ा? देखिए उसके बाद जब हमें फर्स्ट सक्सेस मिली इस प्रोजेक्ट के बाद, तो हमने डिफरेंट इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिए, रिस्क लेना शुरू कर दिए कि हम इस टेक्नोलॉजी से क्या क्या कर सकते हैं। हमने पहले देखा कि पाकिस्तान में मेन प्रॉब्लम क्या है। ऑनेस्टली जब हमें तब नज़र आया तो वो हमें नज़र आया कि एनर्जी प्रोडक्शन और लोड शेडिंग जिसे आप कहते हैं, जी। बिजली पैदा नहीं हो रही, घरों में बिजली आ नहीं रही, लोड शेडिंग है, घंटों की लोड शेडिंग हो जाती थी। हमने कुछ झेला है, वो 20 घंटे 15 घंटे कंटिन्यूसली लोड शेडिंग होती थी। उसमें प्रॉब्लम सिस्टम का मैं समझता हूँ उस हद तक नहीं था। उसमें प्रॉब्लम ये था कि हम उस हद तक अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए, हम एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सके। अगर आप देखें गल्फ कंट्रीज़ को या यूरोपियन यूनियन को साइड पे रख दें क्योंकि वो बहुत पहले डेवलप हो चुकी थी। मैं बात करूंगा गल्फ कंट्रीज़ की जो अभी रिसेंटली डेवलप हुई, जैसे कि आपकी UAE है जी, सऊदी अरेबिया है, कतर है। इन्होंने जब देखा कि हमारे रेजरवायर खत्म हो रहे हैं तेल के, जब इन्होंने देखा ना कि हमारे तेल के रेजरवायर खत्म हो रहे हैं, तो इनकी बिजली की प्रोडक्शन जो थी वो कम हो रही थी। तो इन्होंने $ट्रिलियंस के प्रोजेक्ट दिए रिसर्चर्स को कि वो हमें
बिजली पैदा कर दें फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो उन्होंने वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन प्रोडक्शन शुरू कर दी। अच्छा। और उस बिजली को फिर दिया है। अगर आप देखें सऊदी अरेबिया में या यूएई में, तो सबसे बड़ी इनिशिएटिव ये है कि वो आजकल ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं। ओके। जो कि इट्स सेल्फ एनर्जी प्रोडक्शन है। ठीक है। अब अगर इसको आसान लफ्जों में कहें तो ये है कि वो बिजली पैदा कर रहे हैं कम पैसों में, कम प्रोडक्शन में और कम अपनी कॉस्ट पे। ओके। तो उसको लाने के लिए उन्होंने रिसर्चर हायर किए, रिसर्चर्स ने वर्क किया, तो इसी को लेते हुए हमने काम किया। तो हमने 2 लॉन्च किए प्रोजेक्ट अपने रिसर्च में, जो एक था एनर्जी एप्लीकेशन और एक था एनर्जी स्टोरेज। ओके। एनर्जी स्टोरेज में हमने देखा कि हम बैटरीज और सुपर कैपेसिटर्स इन पे काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पंखे का कैपेसिटर 2 दिन में खराब हो जाता है। हाँ जी। पाकिस्तान में क्योंकि उसमें कैपेसिटेंस की पावर नहीं होती, रिसाइक्लेबिलिटी की पावर नहीं होती जी। तो हमने 2021 से 2023 में कैपेसिटर्स पे काम किया और बैटरीज पे काम किया। और रिसेंटली हमने एक वर्क रिसेंटली पब्लिश हुआ हमारा एक्वस हाइब्रिड सुपर कैपेसिटर पे। उसमें हमने एक ऐसा मटेरियल लॉन्च किया जो अभी तक यूज़ नहीं हुआ। हम उसको बहुत जल्द पेटेंट करवा के फिर मार्केट में लाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी तक वो हिडन पे ही है। और उसके साथ फिर हमने उस बैटरीज को वर्क किया। फिर ये जो ई-ट्रॉन की कार्स हैं, और ये आगे किस तरह से सारा सिलसिला चला, इस हवाले से जो है वो मैं अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताऊंगी। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से। और टेक्नोलॉजी में नैनो टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है, जितना भी हमारा वेस्टेज वाटर है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग कि अगर हम इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएं और इन फ्यूचर उसे इस्तेमाल करें तो हम बहुत सारी चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ऐसी अशिया जो बिल्कुल वेस्टेज चले जाती हैं, जैसे हम कूड़े की नज़र कर देते हैं, या हमारे यहाँ सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल चलते हैं और ऐसी चीज़ें, पानी के हवाले से बात कर लें, हमारे कूड़ा क्रिकेट के हवाले से बात कर लें, तो दुनिया भर में डिफरेंट तरह के लैब्स बनाई जाती हैं जिसमें रिसाइकलिंग का जो अमल है उस पर रिसर्च की जाती है। नई नई चीज़ें जो है उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि किस तरह से हम बहुत ही बजट फ्रेंडली जो है वो छोटी छोटी फैसिलिटीज़ भी अगर करना शुरू कर दें पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास सहूलियात भी मौजूद नहीं है, उस तरह से लैब्स भी काम नहीं कर रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपने फ्यूचर को मज़ीद जो है वो बेहतर बना सकें। और अपने स्टूडेंट्स का इसमें कितना अहम किरदार हो सकता है। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर हमारे स्कूल कॉलेजेस में इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ जिसकी वजह से वो अपनी डिफरेंट तरह की जो उनकी क्रिएटिव साइड है वो उनकी भी पॉलिश हो सके, क्योंकि बहुत सारी ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी सलाहियतें होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम किस तरह से उनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये कितना अहम है कि हमारे इदारे इसमें जो है वो अपना किरदार अदा करें और इस तरह की जो है वो एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करेंगे। हम जानेंगे अब्दुर्रहमान से, अब्दुर्रहमान कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जो है वो डिफरेंट तरह के एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस का इसमें अपना रोल प्ले करना, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। और रिसाइकलिंग ये कितनी ज़्यादा यूज़फुल है? जीनत, इसमें देखें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर साल्ट वेस्ट के हवाले से बात करें, फैसलाबाद से रोज़ाना 1300 टन कूड़ा उठाया जाता है। अगर उसको रिसाइकिल करने के हवाले से बात की जाए या सेग्रीगेट किया जाए तो इसमें जो वेजिटेबल का कूड़ा है, फ्रूट्स का कूड़ा है, इसी तरह से जो मतलब दीगर चीज़ों का, तो उसको अलग करके अगर आप ज़मीन में दबा देते हैं तो उससे नामियाती खाद पैदा हो सकती है। तो इसी तरह से इसको अलग अलग करने से बिजली भी बनाई जा सकती है। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पर रिसोर्सेज की बात कर लें, यूनिवर्सिटी रिसर्च की बात कर लें या किसी भी रिसर्च कंपनीज़ के हवाले से बात कर लें, किसी को भी इसमें अट्रैक्शन नज़र नहीं आती, ना तो उससे कोई बिजली बनाने के हवाले से, ना नामियाती खाद बनाने के हवाले से। नतीजा ये है कि यहाँ पर जो कलेक्शन यूनिट्स बनाया हुआ है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। कूड़े के जो है वो पहाड़ खड़े हो चुके हैं, जगह फिल होती जा रही है जो लैंडफिल साइट बनाई हुई है। तो कुछ सालों में नई लैंडफिल साइट बनाई जाएगी, वहाँ पर जो ज़मीन है मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी होगी क्योंकि वहाँ पर कूड़े के पहाड़ होंगे, नई ज़मीन होगी। तो ये किया जा रहा है जो रिसाइकिल के हवाले से, वो हमारे बदकिस्मती से जो है वो किसी पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, ना तो यूनिवर्सिटीज़, ना रिसर्च कंपनीज़, ना ही जो है वो सरकारी इदारे देते हैं। ये एक FWMC की बड़ी मिसाल है। लाहौर में इससे ज़्यादा कूड़ा होता है, पूरे पंजाब की बात कर लें तो कहीं पर भी इससे
इसी तरह से वाटर के हवाले से बता रहे थे वैसा यहाँ पर जो महकमा नहार है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि ट्रीटमेंट के बगैर कोई भी वाटर जो है वो ड्रेनेज में ना फेंका जाए। अब जो ड्रेनेज है अल्टीमेटली इसने दरियाओं का रुख करना होता है और दरियाओं से मुख्तलिफ नहरें निकलती हैं। यहाँ पर जो फैसलाबाद की जो वेस्टेज वाटर है सारा का सारा वो किसी और दरिया में किसी और नहर में निकलेगा। ये समुंदर में जाना तो बहुत बात की बात होती है, पहले दरियाओं से नहरें निकलती हैं तो ये किसी ना किसी ज़िला की ज़मीन को सैराब कर रहा होता है। Exactly. अब इसमें जो प्लास्टिक केमिकल्स हैं या इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की दातें चली जाती हैं वो सारी की सारी वापस फूड के ज़रिए, सब्जियों के ज़रिए, फ्रूट्स के ज़रिए इंसानों में वापस आएंगी। केमिकल है या प्लास्टिक है और ये कभी भी जो केमिकल है वो हल नहीं होते, वो वापस अपनी जगह मौजूद रहते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर बगैर ट्रीटमेंट के जो वाटर है वो फेंक दिया जाता है और वो मुसलसल हमारे प्रोसीजर का हिस्सा बन रहा है। वही पानी ज़मीन में जाएगा, वही रिसाइकल किए बगैर जो है वो। और फैसलाबाद में मज़े की बात ये है कि यहाँ पर हज़ारों यूनिट्स में चंद एक ही होंगे जो रिसाइकल करते हैं अपना वाटर, बाकी कोई भी नहीं करता। और जो करता है उनकी क्वालिटी पे भी बात की जा सकती है, लेकिन चलें वो ज़्यादातर तो बिल्कुल नहीं करते, वैसे ही फेंक देते हैं। और इस बात पे कोई भी मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये सेहत के साथ जो है वो मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। फिर इसी तरह से जो पानी सब्जियों को लगाया जाता है, यही पानी वो बड़ी आसानी से इंसान को सेहत को डैमेज कर देता है। दीगर तरह का जो मतलब रिसाइकलिंग के हवाले से बात करें तो ये मुख्तलिफ वेस्टेज होती है या कभी बात की जाती है यहाँ पर जैसे वैसा बता रहे थे कि वहाँ पर उन्होंने सफाई के हवाले से प्लान किया या रिसाइकलिंग के हवाले से प्लान किया, तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भी अदारे की कोई तरजीह नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी डिपार्टमेंट आज खुद भी इस पर डिसीजन नहीं ले रहा और जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं उसमें भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और ये सिर्फ प्लास्टिक की अगर बात कर लें, शापर की, तो ये कुछ सालों में ये तकरीबन जो है वो 1300 टन कूड़ा उठाया जाता है, तो उसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा उस प्लास्टिक का होता है। तो ये प्लास्टिक का भी बड़ा मसला है कि जैसे नामियाती खाद की मैं बात कर रहा हूँ कि वो तो हल हो जाती है ज़मीन में, ये कभी भी हल नहीं होता जी। ये मुसलसल जगह घेरता रहता है। तो इसका जो है हल निकालना कि इसकी जगह कोई कागज़ या दूसरा शॉपर इस्तेमाल किया जाए या लोग परमानेंट तरीके से अपने शॉपर रखें या बोरियाँ वगैरह रखें, इस तरह की जब तक जो है वो कैंपेन नहीं चलाई जाएगी, जुर्माने नहीं आयद किए जाएंगे, तब तक कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल, और रिसाइकलिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम बड़ी सारी चीज़ों से बच भी सकते हैं और हम अपने माहौल को भी बहुत बेहतर बना सकते हैं। और एक और चीज़ जो है मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अवैस की बहुत सारी अचीवमेंट हैं और एक बहुत ही अच्छी जो हमारे लिए भी एज़ पाकिस्तानी प्राउड की बात है कि ये पहले साइंटिस्ट हैं और PhD के दौरान ही इन्हें वर्ल्ड वाइड टॉप 2 में इनका शुमार होता है। तो ये एक बड़ी ही जो है ना वो मैं समझती हूँ कि बड़ा प्राउड मोमेंट है कि एक स्टूडेंट जो है वो फैसलाबाद से और पाकिस्तान से जो है वो निकल कर इंटरनेशनल फोरम पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बावजूद हम यहाँ पे अगर अपने स्टूडेंट्स को वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पाएँ और इनसे अगर हम फ़ायदा नहीं उठा पाएँ, तो मैं समझती हूँ बड़ी बदकिस्मती की बात है। जैसे कि अवैस आपने बड़ी टेक्नोलॉजी के बारे में तो बताया कि सब चीज़ें हैं आपकी, ऑफ द रिकॉर्ड हम बात भी कर रहे थे कि आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स रही हैं, आपकी लैब्स भी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में अभी तक जो है वो आपकी कोई लैब क्यों नहीं है? और जो नैनो टेक्नोलॉजी है, क्या इन फ्यूचर हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द पाकिस्तान में जो है इसे मार्केट में लाना पॉसिबल है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ना बात करूँगा वेस्ट पे, जो सर अभी बात कर रहे थे। जो हमारा वेस्ट है ना, उसमें ऑर्गेनिक फूड बहुत ज़्यादा एलिमेंट है, उसका एलिमेंट बहुत बड़ा है। प्लास्टिक का नो डाउट सबसे ज़्यादा है, लेकिन फूड का बहुत बड़ा एलिमेंट है। हम खाने एम ही ले लेते हैं और फेंक देते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक फूड्स या ऑर्गेनिक मटेरियल्स, वेजिटेबल्स हम गली सड़ी फेंक देते हैं, उसको हम कहते हैं बायो वेस्ट। जैसे कि प्लांट्स का भी वेस्ट होता है तो वो भी हम इधर ही फेंक देते हैं, पौधे गले सड़े, हम उसको बायो वेस्ट कहते हैं। अब उस बायो वेस्ट को हमने स्पेन की लैब में ट्रीट किया, तो हमने उस बायो वेस्ट से फार्मा इंडस्ट्री के डेरिवेटिव बनाए। ओके। यही बायो वेस्ट आपका बायोफ्यूल बनाता है, यही बायो वेस्ट आपकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाता है। अच्छा। गर्ल्स या इवन अब बॉयज भी सीरम बड़ा कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं। बिल्कुल। सीरम में अगर आप यूज करें, देखेंगे ना इंग्रेडिएंट्स, तो उसमें सबसे मेजर इंग्रेडिएंट होगा साइक्लोपेंटानोन या एस्कॉर्बिक एसिड। जी 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 जी, कि हमें एस्कॉर्बिक एसिड वाला चाहिए, हाँ। या हमें साइक्लोपेंटानोन वाला चाहिए। ये दोनों एलिमेंट आपको बायोवेस्ट से मिल सकते हैं। ओके।
हम इसको, इस टेक्निक को हम नाम देते हैं बायोमास वैलोराइजेशन। उसमें हम क्या करते हैं, जितना भी बायो वेस्ट है हम उसको प्रोसेस करते हैं वाया नैनो टेक्नोलॉजी, और उससे बनाते हैं एक केमिकल जिसका नाम है फर्फुरल। फर्फुरल को फिर दोबारा क्रिएट किया जाता है तो उससे बनता है साइक्लोपेंटानोल। वो एक और प्रोसेस है कि उस फ्यूरान रिंग, वो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन एंड प्रोडक्ट आपको मिलता है साइक्लोपेंटानोल। ओके। फिर यही प्रोडक्ट से हम मैथानॉल बना सकते हैं जो आप इंडस्ट्री को सेल करते हैं, बायोफ्यूल बना सकते हैं जो कि इंडस्ट्री को सेल कर सकते हैं। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक डिग्रेड नहीं हो सकता बिकॉज इसका जो टाइम ऑफ डिकम्पोजिशन है वो 400 ईयर्स है। अगर आप आज दबाएंगे तो 400 साल बाद डिकम्पोज होगा। ओके। ये इतना टॉक्सिक है ये पॉलीथाइलीन बैग। रिप्लेसेबल करना मैं हमेशा कहता हूँ, रिसेंटली मैंने इवन इस पे बात भी की थी कि हम वो कहते होते हैं कि हम ये वाली प्रोडक्ट्स बैन कर दें, मैकडोनल्ड बैन कर दें, KFC बैन कर दें। आप यूनिलीवर के एडिक्टेड है। आप उन प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते जब तक उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। बिल्कुल। आप डेरिवेटिव नहीं लाएंगे, आप उनको बैन नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मेजर कम्युनिटी उसकी इतनी एडिक्टेड है कि वो अगर यूज नहीं करेगी वो बीमार होना शुरू हो जाएगी, फेडअप होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह प्लास्टिक है। हम आज प्लास्टिक को खत्म करने का सोचें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम पॉलीथीन बैग्स के बहुत एडिक्टेड हैं। हम गोश्त भी लेने जाए ना तो हम दुकानदार को कहते हैं शापर डबल कर दे। रीजन कि वो हमें वो ज्यादा स्ट्रांगनेस मिले, तो उसकी अंदर ही हम अपने 2 बैग्स ले रहे हैं, एक के बजाय 2 बैग्स ले रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए, और आई एम श्योर कि अगर इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अवेयर होंगे, उनको पता चलेगा। और मैं समझती हूँ कि आपका लोगों में इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पाकिस्तान का एसेट हैं, और अगर हम आप ही से फ़ायदा नहीं हासिल कर सकें, या आप जैसे बहुत सारे और, जैसे आपने पहले बात की कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे पास इतना टैलेंट मौजूद है हर फील्ड के लिहाज से। बस ज़रूरत जो है वो इस चीज़ की है कि हम उसे अपने फ़ायदे के लिए और अपने यूथ के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। वैसे आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और जितने भी देखने वाले हैं, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ स्पेशली स्टूडेंट्स को कि प्रैक्टिकल पे बिलीव करें, थेरी से निकल आएँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में नई नई चीज़ें जो हैं उन्हें ईजाद कर सकते हैं। वक्त वक्त छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। अगर थोड़े सा मुल्की हालात के बारे में, हमारी माशत के बारे में बात करें तो माशत को मुस्तहकम करने में हमारी जो है वो टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। टैक्स का बर वक्त अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हमारे शहरियों को हासिल होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो बहुत ही एक अलग किस्म की जो है वो नॉर्म्स चलते आ रहे हैं कि हम टैक्स का उस तरह से अदायगी नहीं करते। लोगों को टैक्स के बारे में जो है वो शायद वो डरते हैं, या हमारे इदारे जो है FBI जो है वो लोगों को उस तरह से एतमाद नहीं दिला पाया कि उनके पास जाएं और हम जो है वो टैक्स पेयर्स की जो है वो लिस्ट में शामिल हो सकें, अपने मुल्क की इकॉनमी को जो है वो कंट्रोल कर सकें, मुस्तहकम कर सकें। टैक्स के हवाले से इसकी कितनी अहमियत है, और FBI के किरदार के हवाले से अगर बात करें तो FBI का क्या इसमें किरदार रह सकता है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और आने वाले दिनों में क्या इसमें बेहतरी दिखाई देगी, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सफ्तर मुराद हाशमी है, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद टैक्स बार। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी चल रही है ज़िंदगी, मिजाज कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। बस अल्लाह का एहसान रहना चाहिए, और अल्लाह करे हमारे इदारे जो है वो भी उसी तरह से एहसन अंदाज से काम करें। FBR के हवाले से अगर सर बात करें तो क्या नए नोटिफिकेशन उसकी जानिब से जारी किए गए हैं, और किस तरह से जो है वो FBR अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की तरफ जो है वो कोशिश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम बड़ा शुक्रिया आपका कि आप लोग जो है ना, ख़ुसूसन सिटी 41 जो है ना, टैक्स के हवाले से जो है ना काफ़ी इसकी परफॉर्मेंस बेहतर जा रही है। मुख्तलिफ़ लोगों को आप बुलाते हैं, टैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें यह है कि मैडम FBR जो है कुछ उसमें बेहतरी अभी आ रही है। इसको जो है ना FBR ऑफिशियल्स परफॉर्मेंस पहले से काफ़ी बेहतर हो रही है, बेहतर कर रहे हैं, टैक्स की कलेक्शन भी बेहतर हो रही है।
अब IMF का ज़ाहिर है हमारा जो मुल्क है उसमें IMF का जो रोल है वो बहुत अहम है। ज़ाहिर है हमने उसके पैसे देने हैं, तो जैसे वो कहेगा वैसे ही हमने करते जाना है। वैसे ही FBR कर रहा है। 2020 में FBR ने एक सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इंसर्ट किया था 175A। उसका मकसद ये था कि लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए या डेटाबेस तक रसाई हासिल की जाए। सबसे पहले उन्होंने नादरा का जो डेटाबेस था वो उस तक रसाई हासिल करने के लिए सबसे पहले नादरा को उन्होंने शामिल किया कि जो जिस बंदे का ID कार्ड है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन नादरा जो है वो FBR को प्रोवाइड करेगा। उसके बाद उन्होंने FIA, एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको उन्होंने इंक्लूड किया 175 सेक्शन उसमें इंक्लूड करके। तो FIA का काम क्या है कि जो उसको इंटीग्रेट किस लिए किया कि लोग जो बाहर जा रहे हैं उनका डेटा प्रोवाइड किया जाए। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन भी है एक, FIA के साथ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को भी उन्होंने इंक्लूड किया 175 सेक्शन में, कि जो लोग बाहर जा रहे हैं या आ रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उनका डाटा जो है ना FBR को प्रोवाइड किया जाए, वो कर रहे हैं। उसके बाद एक ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो उन्होंने ली ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से कि जो लोग वर्क परमिट बाहर से हासिल कर रहे हैं या बाहर रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं वो सारा डाटा उनको प्रोवाइड किया। 175 सेक्शन इंक्लूड कर दिया उन्होंने। फिर उसी में FIA के बाद उन्होंने लैंड रिकॉर्ड, जो पूरे पाकिस्तान में लोकल लैंड रिकॉर्ड्स हैं, रजिस्ट्रियाँ होती हैं, लोग अपनी ज़मीन जायदाद एक से दूसरे को बेचते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारा डाटा जो है ना 2020 से उन्होंने लेना इंटीग्रेट कर दिया सिस्टम को। FBR का सिस्टम FIA के साथ इंटीग्रेट हो गया, नादरा के साथ इंटीग्रेट हो गया, लैंड रिकॉर्ड के साथ इंटीग्रेट हो गया। फिर एक्साइज को उन्होंने इंटीग्रेट किया। महकमा एक्साइज जो है, जो गाड़ियों की ट्रांसफ़र और उसकी सेल परचेज़ को मॉनिटर करता है कि जो भी बंदा गाड़ी ख़रीदता है या लेता है उसको एक्साइज में जाके वो रजिस्ट्रेशन होती है, जो नंबर होता है वो लेना पड़ता है। वो सारा डाटा जिस बंदे ने गाड़ी ली या बेची वो सारे का सारा रिपोर्ट होना शुरू हो गया 2020 से आज तक वो रिपोर्ट होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने इसी में 175 में जो गैस और बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको FBR के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया। अब जो जिसके नाम का बिल जनरेट होगा गैस का या बिजली का 2020 से, वो सारा का सारा डाटा जो FBR को वो ट्रांसफ़र क्वार्टरली बेसिस पे 3 मंथ आफ्टर 3 मंथ्स वो सारे का सारा डाटा जो है ना FBR को शिफ्ट करते हैं कि ये फ़लाँ बंदे का इतना बिल आया, इतने यूनिट्स कंज्यूम हुए, वो सारा का सारा डाटा वो FBR को उन्होंने क्वार्टरली बेसिस पे वो उसको ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। अब चूँकि IMF का प्रेशर था कि आपका टैक्स नेट जो है ना वो नहीं बढ़ रहा, लोगों का एतमाद नहीं है हमारे पाकिस्तान में, बदकिस्मती से FBR पे लोगों का एतमाद नहीं है। लोग अवॉइड करते हैं, टैक्स अवॉइडेंस एक होती है, वो लोग अवॉइड करते हैं कि जो है ना टैक्स नेट में जाने से किस हद तक बचा जा सकता है। इवन के लोग हमसे पूछते हैं, टैक्स नेट में आने का नहीं पूछते, टैक्स नेट से बाहर रहने का कोई तरीका हमें बता दें, ये पूछते हैं लोग। हमसे पूछते हैं कि आप कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम टैक्स नेट से बाहर ही रहें, हम टैक्स में नेट में शामिल ना हो। क्यों? उसमें ये होता है कि एक बंदा रिटर्न फाइल कर देता है, बाद में वो उसके लिए बड़ी हेक्टिक एफर्ट है कि रोज़ डेली बेसिस पे कोई ना कोई उसको नोटिस आता है, उसके लिए कह लें कि ब्लड प्रेशर का एक वो सामान बन जाता है। अब 2020 में ये सारे अदारे 5-6 अदारों को शामिल कर लिया। अब फिर IMF ने प्रेशर दिया कि आप मज़ीद टैक्स नेट को बढ़ाएं। अब ये 5 दिसंबर को एक 1771 SRO ना FBR ने जारी किया, जिसके तहत पूरे पाकिस्तान के वफाकी, सूबाई, लोकल गवर्नमेंट्स 149 इदारे लोकल और प्राइवेट सबको 15 जनवरी की डेडलाइन उन्होंने दे दी है कि आपने 15 जनवरी तक अपने सिस्टम को FBR के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना है। अब जब ये सारे का सारा सिस्टम FBR के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, अब कोई भी बंदा टैक्स नेट से बाहर उसके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, मुमकिन नहीं रहेगा। क्योंकि ज़ाहिर है किसी न किसी बंदे को, हर बंदे को, मुझे, आपको किसी न किसी अदारे में कोई किसी न किसी काम के सिलसिले में जाना ही पड़ता है। अब जब कोई ट्रांजैक्शन आप वहाँ पे करेंगे तो आपकी रिपोर्टिंग जो है ना FBR को हो जाएगी। ओके हाँ जी, ये इससे FBR की परफॉर्मेंस पे भी जो लोगों का एक अदम एतमाद है, शायद उससे वो एतमाद भी बहाल हो पाएगा और लोग जो है वो पहले से ज़्यादा अपने इदारे के साथ जो है वो मुंसलिक होकर कनेक्ट कर सकेंगे और टैक्स पेयर का जो है वो शायद हम टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ला पाएंगे।
नहीं, कोशिश तो यही है कि ये सारे अदारों के साथ, जाहिर है मेरी आपकी कोई ना कोई ट्रांजैक्शन तो किसी ना किसी अदारे के साथ होनी है। अब जो भी ट्रांजैक्शन का मतलब ये होगा कि मैं या तो कोई चीज़ खरीदूंगा, या मैं बेचूंगा, या मैं कोई लाइसेंस हासिल करूंगा, या मैं अपनी सर्विसेज, इवन के पंजाब बार कौंसिल जो हमारी कौंसल्स हैं बाहर की, उसको भी कहा है कि आप 15 जनवरी 2024 तक अपना सारा जो नेटवर्क है उसको एफबीआर के साथ कनेक्ट कर दें। अब उसमें ये होगा कि वकला जो भी रजिस्टर्ड होंगे एफबीआर में, पाकिस्तान बार कौंसिल में, पंजाब बार कौंसिल में, डॉक्टर्स जो हैं उनकी एसोसिएशन को कहा गया कि आप इंटीग्रेट कर दें। अब जाहिर है कि जो सर्विसेज हम देंगे, हमारा भी डाटा जो है वो रिपोर्ट होगा, आपका भी होगा। जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, आप लोग एंकर्स कर रहे हैं, कमा रहे हैं, जो भी कमाई कर रहे हैं वो सारा का सारा मीन्स के ये है कि पूरी मईशत को डिजिटलाइज कर देंगे, डॉक्यूमेंटेशन उसकी हो जाएगी। कोशिश तो यही है कि ब्रॉड हो जाए, बढ़ जाए, लेकिन ये है कि अभी एफबीआर का एतमाद बहाल नहीं हो पा रहा, लोगों को नहीं एतमाद है, पाकिस्तान में लोग तो नहीं सर एतमाद। आप क्या समझते हैं इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है कि हमारे लोगों और हमारे इदारों के दरमियान में जो ताल्लुक है वो उतना स्मूथ नहीं है? एक तो हमारे यहाँ टैक्स पेयर की तादाद बहुत कम है, जो लोग देते भी हैं ज़ाहिर बात है वो भी, उनकी भी वही सेम कंडीशन है, जो नहीं पे करते टैक्स उनकी भी सेम कंडीशन है। तो किस तरह से इस ताल्लुक को हम जो है वो स्मूथ बना सकते हैं? इसमें देखें मैडम, ये एक बहसीत कौम, अगर आप देखें वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग टैक्स देना अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हमने घर में कोई कंट्रीब्यूट करना है, आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो मैंने अपनी कमाई में से घर के लिए कुछ ना कुछ देना है, तो तभी घर चलेगा ना। ऐसे ही लोग वो अपने मुल्क को अपना घर समझते हैं कि यार इसमें जब तक हम अपनी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो तक कैसे मुल्क चलेगा। अब यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि जैसे आप 40 लाख लोग हैं, 40 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल की है, 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ में 40 लाख अफराद ने सिर्फ रिटर्न फाइल की है। 40 लाख लोग या 41 लाख होंगे वो फाइलर हैं, और उनमें से भी ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ किसी मकसद के लिए रिटर्न फाइल की है। मसलन कि रजिस्ट्री अगर करवानी है, कोई वो ट्रांसफ़र करनी थी तो उस पर टैक्स उनका कोई 2 लाख बन रहा है, तो उन्होंने कहा चलें रिटर्न फाइल कर देते हैं। फाइलर पे टैक्स 2 लाख से कम हो के 50,000 हो जाएगा, 50,000 पे करेंगे तो रजिस्ट्री हो जाएगी। बहुत सारे उसमें से 50 लाख में से 15 लाख बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गाड़ी खरीदी है, उस पे नॉन फाइलर का टैक्स ज़्यादा आ रहा है, तो वो किसी दोस्त ने उनको बताया कि जी किसी वकील के पास जाएं, आप रिटर्न फाइल कर दें, आप फाइलर हो जाएं, तो आप गाड़ी का टैक्स कम हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो फाइलर भी है उसके भी एक अलग तरह का एक खौफ है, उसकी भी एक अलग कहानी है। तो हम किस तरह से फिर ज़्यादा लोगों को जो है वो टैक्स नेट में ला सकेंगे? ये इसमें एफबीआर का रोल मैं समझता हूँ, मेरी प्रपोज़ल या मेरी गुजारिश है एफबीआर ऑफिशियल से कि लोगों को डराने की बजाय उनको एतमाद दिलाएं कि एफबीआर डराने वाला अदारा नहीं है, आपका अपना अदारा है। इसको यानी कलेक्शन करनी है। एक क्लाइंट को अब यकीन नहीं करेंगे कि 25-25 नोटिस एक क्लाइंट को। अब जो बंदा टैक्स दे रहा है वो नोटिस से, तो एफबीआर के नोटिस से वो उसकी जान जाती है कि एक मैं काम कर रहा हूँ कि मुझे काम करने दिया जाए, सालाना मुझे टैक्स ले लें या मंथली जो भी फिक्स है मुझे लेते जाएं, लेकिन मुझे काम करने दें। अब जब वो नोटिस में पड़ जाता है फिर वो काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। हमने ज़ाहिर नोटिस आया, हमने कहना उसके बंदों को कहना जी हमें ये इन्फॉर्मेशन दें, ये दें, ये दें, ये बताएं, हमने चूँकि उनको बताना होता है, हमने उनको जस्टिफाई करना है, तो हमारी भी ड्यूटी है। और फिर वो उनके लिए हेक्टिक एफर्ट होती है कि मियाँ साहब डेली बेसिस पे पूछ रहे हैं अब क्या करें, इसका क्या करना है। उसके एम्प्लॉइज़ उनसे पूछते हैं कि जी इसका जवाब मांग रहे हैं, उनको दें, उन्होंने आगे जवाब देना है। तो ये जब नोटिस, जब तक ये होगा नहीं, मामला सीधा नहीं होगा, एफबीआर को एतमाद दिलाना पड़ेगा लोगों को। जैसे पुलिस से डरते हैं लोग, थाने में जाते हुए डरते हैं, ऐसे एफबीआर में जाने से लोग डरते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो टैक्स नेट में हैं, अच्छी इनकम कमा भी रहे हैं, अच्छा टैक्स भी दे रहे हैं, फिर भी वो डरते हैं कि कैसे चलेगा। हालांकि ये वो हमारे इदारे हैं जिससे हमें तहफ़्फ़ुज़ महसूस होना चाहिए कि हम जो है बहैसियत शहरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके टैक्स को पे कर रहे हैं, तो हमें किसी तरह का जो है वो इदारे से खौफ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बहुत एक खौफ देखा जाता है, जैसे आपने भी बात की है, टैक्स अवॉइडेंस की भी आपने बात की थी, हमारे यहाँ बड़ा ये भी एक रेशो है। तो फिर गलती तो दोनों तरफ से है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये एक
वो अगर मैं यूरोप की बात करता हूँ तो उन्होंने लोगों को एतमाद दिलाया है। स्टेट वहाँ पे आप देखें कि हर जगह पे स्टेट जो है कि आम आदमी के साथ खड़ी होती है। आप वहाँ पे मुतालिया करके देख लें, आप देख लें, स्टडी करके देख लें। मईशत जो बड़ी बड़ी मईशतें हैं जिनका कह लें कि बिलियन और बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का बजट है, तो वो लोगों पे खर्च करते हैं, अपने लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं। वो अगर वो टैक्स कलेक्ट करते हैं तो लोगों की सेहत पे खर्च करते हैं, लोगों की तालीम पे खर्च करते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप, पाकिस्तान से स्कॉलरशिप पे लोग उन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो अपने मुल्क के लिए वो क्या करते होंगे? बिल्कुल। वो दुनिया के लोगों को तालीम देने के लिए स्कॉलरशिप्स देते हैं पूरी वर्ल्ड से। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ, यहाँ से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ से लोग उनकी यूनिवर्सिटी में उनके खर्चे पे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अपने लोगों को वो क्या करते होंगे? बिल्कुल। अपने लोगों की तालीम पे वो कितना खर्चा करते होंगे? अपने लोगों की सेहत पे वो कितना खर्चा करते होंगे? तो वो कहाँ से करते हैं? वो टैक्स कलेक्शन से करते हैं। जब उन पे खर्चा होता है तो लोग फिर वो कहते हैं कि अगर मेरा अमेरिका में 49% है टैक्स रेशो, टैक्स की रेशो जो है ना 49। अच्छा। यानी अगर 100 रुपये कमाते हैं तो 49 रुपये आपने गवर्नमेंट को देने, तो देते हैं खुशी से वो लोग खुशी से देते हैं। क्यों? इन रिटर्न उनको अपने अदारों पे एतमाद है। फिर वहाँ पे कोई बहुत सवियर किस्म का कोई टैक्स फ्रॉड हो तो उनको कॉल करते हैं, अदरवाइज लोग अपने काम में लगे हुए हैं, नॉर्मल टैक्स देते जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि सिर्फ FBR नहीं, मुख्तलिफ अदारे, जिस भी अदारे में आप जाएंगे आपके लिए एक दर्द सर बन जाएगा कि आप ये क्या, एक बिजली का कनेक्शन आपने लेना है, लेके दिखाएं। और वही इदारे, जैसे आपने बात किया कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जो टैक्स हैं वो पब्लिक के ही ऊपर जो है वो सर्व किए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल इस तरह का कोई भी तरीका हमें निज़ाम दिखाई नहीं देता है। एक तो हमारे यहाँ टैक्स पेयर के रेशो बहुत कम है, और दूसरा ये है कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको भी वो वाले फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं। तो फिर इस तरह से वो बंदे के जहन में आता है कि अगर दे के भी मेरा भी वही हाल है जिसने नहीं दिया है, तो फिर क्या फ़ायदा टैक्स देने का। तो इससे टैक्स चोर पैदा होते हैं हमारे माशरे में, और हमारे जो है वो इदारे कभी भी उससे ना तो मजबूत हो सकेंगे, ना ही हमारा सिस्टम जो है वो बेहतर अंदाज में चल बिल्कुल सकेगा। ऐसे ही है। बिल्कुल, ये लोगों का एक माइंड सेट है कि मैं पैसे किस लिए दूं गवर्नमेंट को, ये एक माइंडसेट बना हुआ है। और ये किसने करना है? ये बहसीयत कौम, जब कौम की तरबियत जब तक नहीं होगी तब तक ये सिस्टम नहीं होगा। कौम की तरबियत नहीं हो पा रही, लोग कह लें कि बागी, हर दूसरा बंदा बागी है, सिस्टम से बागी है। वो कहते हैं मैंने ये काम, यानी कौम की अगर आप बहसीयत कौम, हमारा जो माइंडसेट है उसको स्टडी करें तो जिस तरफ से आप रोकेंगे ना, कोरोना में लोगों को रोका कि बाहर नहीं जाना तो सारे लोग बाहर जा रहे थे। माइंडसेट मतलब इससे कौम को रोकें। किसी भी कौम की जो उसकी मेंटेलिटी है वो ट्रैफिक साइन पे आप उसको मैं तो मेजर करता हूँ। ट्रैफिक साइन पे क्या होता है कि हर एक बंदा जो है ना वो कहता है मैं आगे निकल जाऊँ। ये माइंडसेट कौम का बन गया है कि किसी के सर पे पैर रख के मैं आगे निकल जाऊँ। वो रुकते नहीं हैं। हालांकि माइंडसेट किसी भी यूरोपियन कंट्री में आप जाएं तो गाड़ियों की एक लाइन होती है, एक यानी बंदा 100 गाड़ी के पीछे भी लाइन में खड़ा हो जाता है। उसको पता है कि अगली गाड़ी जाएगी तो मुझे रास्ता मिलना है, मैंने ओवरटेक करके रास्ता नहीं लेना। यहाँ पे ये कौम का मिजाज बन गया है कि ओवरटेक करना है, किसी तरह से मुझे रास्ता मिल जाए। तो जब तक कौम की तरबियत नहीं होगी, टैक्स नेट में लोग नहीं आएंगे। लोगों को आपको एतमाद दिलाना पड़ेगा कि ये खर्चा जो है ना, आपके बच्चे की तालीम का खर्चा मैं स्टेट उठाएगी, वो देगा। बिल्कुल। और जब आपको सहूलियत मिल रही हैं, वो चाहे तालीम के हवाले से है, सेहत के हवाले से है, और जब आवाम को पता है कि वो जो टैक्स पे कर रहे हैं उनकी सहूलियात उनको इन रिटर्न मिल रही हैं, तो मुझे लगता है कि टैक्स हर कोई जो है वो खुशी से देगा। और फिर हमारे यहाँ जो है ना वो टैक्स अवॉइडेंस, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। टैक्स के हवाले से मज़ीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और टैक्स के हवाले से बात करें तो टैक्स पेयर करना हर शहरी का जो है वो इनफरादी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि टैक्स अगर हम बर वक्त पे करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो है वो हमें मिल सकते हैं। क्योंकि अगर हमें अपने इदारों को मुस्तहकम करना है, अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलियात में उनको रिलीफ देना है, तो टैक्स पेयर की तादाद को बढ़ाना होगा और इसमें हमारे इदारों का और हमारे शहरियों का जो है वो इक्वली किरदार होना चाहिए। टैक्स कितना इंपॉर्टेंट है और टैक्स पे करने से कितना ज़्यादा हम जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इसी हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं उमैर अज़मत। अस्सलाम वालेकुम उमैर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मिजाज कैसे हैं आपके? जी, बेहतरीन। अच्छा उमैर, हम बात कर रहे थे टैक्स के हवाले से कि हमारे यहाँ जो है वो टैक्स अवॉइडेंस बहुत ज़्यादा है, लोग टैक्स पे करने से जो है वो बड़ा भागते हैं। तो किस तरह से हम जो है वो इसमें अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं बहैसियत शहरी, और हमारे इदारों को कितना ज़्यादा लोगों को जो है वो यकीन दहानी करवाने की ज़रूरत है कि अगर वो टैक्स पे करते हैं तो वो उन्हीं के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी या हमारे माशरे के लोग टैक्स पे करने से भागते क्यों हैं, ये एक बहुत लंबी डिबेट है जिस पे सैर हासिल गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, लेकिन चंद एक उसमें से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे यहाँ टैक्स कल्चर आज तक परवान नहीं चढ़ सका है उस तरह से जिस तरह से चढ़ना चाहिए था। टैक्स कल्चर प्रमोट क्यों नहीं हो सका, उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। आप देखें, किसी भी घर की आमदन या किसी भी मुल्क की आमदन, सबसे पहले तो ये है कि टैक्स लेना ज़रूरी क्यों है या टैक्स होता क्या है। टैक्स किसी भी मुल्क की आमदन का सबसे बड़ा ज़रिया है। अगर पाकिस्तान के पास टैक्सेस अपने अखराजात के मुताबिक होंगे, यानी कि अगर पाकिस्तान की टैक्स इनकम अखराजात के बराबर होगी तो हमारा मुल्क बेहतर अंदाज में चल सकेगा। बसूरत दीगर पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क हो, या तो उसको अपने अखराजात कम करना पड़ते हैं या फिर उसको कर्ज़ों का सहारा लेना पड़ता है। पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है कि टैक्स कल्चर परवान नहीं चढ़ सका। जिस हिसाब से हमारे अखराजात हैं उस हिसाब से हमारे मुल्क की आमदन नहीं है, और फिर आमदन ना होने की वजह से हम कर्ज़ों पे कर्ज़े लेते चले जा रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान जो है कर्ज़ों की दलदल में इस हद तक झकड़ चुका है कि हालात आपके सामने है कि हमारी आमदन का 4 हिस्सों में से 3 हिस्से जो हैं वो कर्ज़ों की अदायगी और उनकी जो सूद की अदायगी की मद में चले जाते हैं। वो स्टेट जो कि अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाती है, उसकी आमदन का एक बड़ा हिस्सा सूद की मद में चला जाता है और हमारी सारी इकॉनमी जो है वो आज सूद पे खड़ी है। और बात हम करते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, और ये कोई 1, 2 या 3 साल में नहीं हुआ, बल्कि इसको 60-70 साल लगे हैं हमें अपना पूरा सिस्टम बिगाड़ने में, उसको तबाह करने में। लोग टैक्स क्यों नहीं देते, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो सबसे पहले इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। मेरे ख्याल से अब ये चीज़ जो है वो दरसी कुतब में निसाब में शामिल होनी चाहिए, ताकि वो बच्चे जो आज किताबें पढ़ रहे हैं जब वो नौजवान हों उस वक्त भी, और फिर वो पढ़ने के बाद भी अपनी फैमिली को इस तरफ कायल कर सकें कि अगर आपकी आमदन काबिल टैक्स है, आप पाकिस्तान में रहते हुए अच्छा कमाते हैं, आप अपने अखराजात करते हैं, उसके बाद भी आपके पास रकम बचती है, तो इसका ये मतलब है कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि फिर आप ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए वो टैक्स कौमी ख़जाने में बनाएं जो आप जमा करवाएं, जो आपकी तरफ बनता है। क्योंकि अगर हर शहरी टैक्स जमा करवाएगा, पाकिस्तान के पास आमदन होगी, तो ही हमारे हस्पताल सही तरह से चल सकेंगे, सरकारी हस्पताल। हमारे तालीमी इदारों में निज़ाम तालीम बेहतर हो सकेगा। हमारा वो 2 करोड़ बच्चा जो कि आज मुनासिब सहूलियात ना होने का बायस स्कूलों से बाहर है, वो स्कूलों में जा सकेगा। हमारा ये जो टूटी फूटी सड़कें हैं, गलियां हैं, सीवरेज का तबाह हाल निज़ाम है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तभी बेहतर हो सकेगा जब पाकिस्तान के पास इतने वसाइल होंगे, इतनी वाफर आमदन होगी कि अखराजात करने के बाद भी इजाफी होगी, तो वो फिर इन चीज़ों पे खर्च होगी या फिर इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर करने में, पॉलिश करने में हो सकेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। हत्ता कि
जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो भी जब पाकिस्तान को कर्ज देते हैं तो उनकी जानिब से भी कंडीशंस आयद की जाती हैं कि भाई आप कैसे वापस करेंगे, चलें आप टैक्स नेट बढ़ाएं, आप सेल्स टैक्स की रेशो बढ़ाएं, मुख्तलिफ असाइनमेंट्स जो हैं वो IMF की जानिब से या दीगर आलमी मालियाती इदारों की जानिब से दी जाती हैं। अब फिर ऐसा ही हो रहा है, 3 अरब डॉलर की जो पिछले माली साल से बात चल रही है IMF के साथ, उसमें से कुछ मिल भी गया था, अब फिर दोबारा दूसरे मरहले में के लिए बात चल रही है। तो उसके लिए IMF की जानिब से ये शराइत आयद की गई थी कि आप टैक्स नेट में इजाफा करें। तो इसके लिए निगरान हुकूमत ने एक अभी खुसूसी कैंपेन शुरू की है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी कैंपेन है। अगर तो लोग जो हैं वो रज़ाकाराना तौर पे टैक्स नेट में शामिल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी सूरत में फिर FBR को इन्फोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब सरकार इन्फोर्समेंट की तरफ भी जाना चाह रही है कि वो लोग जो कि शराफत से टैक्स नेट में नहीं आना चाह रहे उनको फिर गिरेबान से पकड़ के टैक्स नेट में रजिस्टर्ड किया जाएगा। इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि तरीक़ेकार उसमें क्या रखा गया है। सबसे पहले तो ये है कि वो तमाम लोग जिनकी आमदन 50,000 रुपये से माहाना तनख्वाह जो है वो 50,000 रुपये से ज़ायद है, इसी तरह वो लोग जो कारोबार करते हैं उनकी आमदन अगर 4 लाख रुपए या उससे ज़ायद है तो वो तमाम लायबल टू टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होने के पाबंद हैं। अच्छा, अब होगा क्या कि FBR इस हवाले से जितने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर हैं, जितने गैस के कंज्यूमर्स हैं, इसके साथ साथ अगर कोई गाड़ी ख़रीदता है, अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता बेचता है, कोई बैंक ट्रांजैक्शंस करता है, ये सारी चीज़ें तो पहले चल रही थी। इन तमाम अफराद का डाटा लिया जा रहा है और पहले से भी मौजूद है। उसके साथ साथ नादरा के साथ कोलैबोरेशन FBR की हो चुकी है, वहाँ से लोगों का डाटा लिया जा रहा है कि आया कि इनकी इनकम कितनी है और ये लोग टैक्स नेट में शामिल हैं या नहीं। फिर उसके बाद वो लोग जो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको नोटिस भिजवाए जा रहे हैं और इसके बाद कानून में एक तरमीम की गई थी और उसके मुताबिक अगर कोई भी शख्स जो कि टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसको टैक्स देना चाहिए, वो नहीं होता, उसको नोटिस भेजा जाएगा, उसका बिजली का कनेक्शन मुनक़ता होगा, सबसे पहले मरहले में उसकी मोबाइल फ़ोन सिम बंद होगी। और अगर एक बार किसी बंदे की तमाम सिम्स बंद हो जाती हैं तो जब तक वो अपनी रिटर्न फाइलिंग करेगा, टैक्स नेट में नहीं आएगा, उस वक्त तक उसके नाम पे, उसके ID कार्ड पे दोबारा कोई नई सिम भी नहीं निकल सकेगी। फिर उसके बाद उसका बिजली का कनेक्शन मुनक़ता होगा, स्वी गैस का कनेक्शन मुनक़ता होगा और जब तक वो अपनी टैक्स नेट में रजिस्टर्ड नहीं होगा, रिटर्न फाइल नहीं करेगा, उस वक्त तक वो इन तमाम सहूलियात से महरूम रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा जो है ना, अगर हम ख़ुद भी बाहैसियत शहरी अगर इस चीज़ को सोचें तो टैक्स देना हमारे ही फ़ायदे में आता है। जिस तरह से सर आपने बोला कि अब FBR ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जितने भी इदारे हैं वो 15 जनवरी तक जो है वो FBR के साथ कनेक्ट हो जाएं। अगर इन केस इस पर अमल नहीं होता है तो इसके बाद का लाहे अमल क्या होगा? क्या उनके ख़िलाफ़ कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा या फिर मज़ीद आप क्या समझते हैं कि इस डेडलाइन को मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा? 15 जनवरी तक ना FBR ने नोटिफिकेशन 5 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन 1771 एक SRO जारी किया है जिसके तहत उन्होंने 149 जो मिनिस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, फेडरल मिनिस्ट्रीज़ और सूबाई गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स, सब को उन्होंने कह दिया कि 15 जनवरी तक आप हम अपने डाटाबेस तक हमारी रसाई जो है ना उसको मुमकिन बना दें। अगर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि लीगल एक्शन जो है ना वो मिनिस्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ तो वो जाएंगे क्योंकि वो उनके अपने अदारे में उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब ये होगा 15 जनवरी के बाद, पहले तो था ना कि नादरा से इंटीग्रेट कर लिया, FIA से कर लिया, आपकी जो लैंड रिकॉर्ड सेंटर है, एक्साइज है, गाड़ियों की सेल परचेज है, वो तो डाटा सारा वो कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये होगा कि 15 जनवरी के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप किसी भी अदारे के साथ 149 के करीब वो अदारे हैं, उसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो जब वो इंटीग्रेट हो जाएंगे तो हर जाहिर है जो भी बंदा उनके साथ ट्रांजैक्शन करेगा वो रिपोर्ट होगी और फिर वो ये है कि कान से पकड़ के उनको कहेंगे कि आ जाएं आप, वो रजिस्टर्ड हो जाएं, फिर उनको कंपलसरी रजिस्टर्ड कर लेंगे। हाँ, और इससे आने वाले टाइम में हमारे लिए बड़ी ज़्यादा सहूलत हो जाएगी डाटा को एक तो कलेक्ट करके डाटाबेस को बेहतर बनाने में,
में, और FBR के जो है इदारे हैं उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेहतरी हमें जो है वो फिर देखने में मिलेगी। नहीं, FBR की परफॉर्मेंस जो है पहले से बेहतर हुई है, जाहिर है वो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी भी स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। देखें 25 करोड़ आवाम है, तो हार्डली उनके पास 15,000 एम्प्लॉइज़ होंगे, तो 15,000 एम्प्लॉइज़ जो हैं वो इतने बड़े जो है ना आबादी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जाहिर है उनको भी अब वो नए RTOs बना रहे हैं, रीजनल टैक्स ऑफिस की तादाद को बढ़ा रहे हैं FBR वाले जो है ना, मुख्तलिफ एरियाज़ में अब वो जाएंगे, बंदे ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती कर रहे हैं ताकि वो टैक्स अपने नेट को पहले वो बढ़ाएंगे ताकि बंदे हों। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो स्टाफ की कमी की वजह से पड़े हुए हैं, उनको नहीं देखा उन्होंने, क्योंकि स्टाफ की कमी है। एक एक बंदे के पास 4-4 यूनिट्स हैं वहाँ पे भी FBR में, जो एक इंस्पेक्टर है वो 4-4 यूनिट्स को देख रहा है, उस पर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जाहिर है वो एक यूनिट का काम कर रहा है, एक यूनिट में अगर हमें इदारों की जो कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाना होगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमें अपनी मैन पावर को भी बढ़ाना होगा ताकि जो है वो मज़ीद बेहतर तरीके से काम हो सके। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और टैक्स के हवाले से बात करें तो टैक्स पे करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि FBR जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करे तो बहैसियत शहरी हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह अपनी ज़िम्मेदारी को जानते हुए टैक्स को बर वक्त अदा करें, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो है वो हमें मिल सकते हैं। और शहरियों को हमेशा से यही शिकायत रहती है डिफरेंट तरह के इदारों से, हमारी हुकूमत से, कि हमारी हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं करती है। तो टैक्स का बहुत अहम किरदार होता है हमारे इदारों को मजबूत बनाने में, हमारी इकॉनमी को बेहतर करने में। तो हमें अपनी भी ज़िम्मेदारियों को जो है वो जानना चाहिए और उसे बर वक्त और आसान अंदाज से पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर इदारों की कारकर्दगी पर उंगली उठाना शुरू कर दें तो हम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करेंगे। तनकीद बराए इस्लाह का अमल तभी शुरू होता है जब हम सब इंडिविजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं। और हमारे यहाँ जो टैक्स पे करने की शरह इतनी ज़्यादा कम क्यों है और पाकिस्तान में टैक्स पेयर की जो रेशो है वो कितनी है, ये हम जानेंगे उमर से। उमर, हमारे यहाँ जो है वो लोग टैक्स देने से बड़ा भागते हैं, जैसे कि आपने पहले बड़ा डिटेल में बताया कि उसके पीछे की क्या वजूहात हैं, लेकिन जो टैक्स पेयर भी हैं वो भी कहीं ना कहीं जाकर जो है वो स्टेप बैक ले लेते हैं, क्योंकि उनको उस तरह से इदारों की तरफ से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा होता। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे हमारे इदारों की ज़्यादा नाअहली है या उन शहरियों की जो टैक्स पे नहीं करते? देखें, सबसे पहले तो जेब से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल काम है, और हमारी सोसाइटी का जो तर्ज़ अमल है वो अवामी या फलाही नहीं है। हम मादियत परस्ती में इस हद तक मुब्तला हो चुके हैं कि हर बंदा अपना इनफरादी अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में या सोसाइटी के बारे में नहीं सोचता। किसी भी शख्स की जेब में से अगर टैक्स निकलेगा तो उसको यही लगता है कि यार ये मेरी जेब से जा रहा है, इसका मुझे क्या फ़ायदा। उसके लिए कोशिश की जाती है फिर कि मेरी जेब पे जितना बोझ कम से कम पड़े उतना होना चाहिए। उसकी दूसरी बड़ी वजह यह होती है कि सरकार की जानिब से या इदारों की जानिब से टैक्स पेयर को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जिसका वो मुस्तहिक है। आप दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें, अगर पाकिस्तान में भी ऐसा हो कि वो लोग जो कि बड़े टैक्स पेयर हैं उनको खुसूसी तौर पर हुकूमत की जानिब से को मराहत फ़राहम की जाए, उनको सहूलियात दी जाएँ। मिसाल के तौर पर अगर वो बैंक में जाते हैं तो बजाय इसके कि वो लाइन में खड़े हों, जो बड़े टैक्स पेयर हैं या जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर एक काउंटर हो। अगर वो किसी एयरलाइन में सफ़र करते हैं इसी तरह उनको फैसिलिटेशन मिले। अगर वो किसी मुल्क के वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी उनको यही सहूलत मिले। अगर उनके साथ मुकामी सतह पे कोई अमन व अमान के हवाले से कोई इशू बनता है तो वहाँ पे भी उनके साथ ताउन किया जाए। अगर उनको टैक्स के महकमे के साथ, FBR के साथ या अदर डिपार्टमेंट्स के साथ टैक्स के मामले में कोई इशूज़ दरपेश हो तो वहाँ पे भी उनके साथ कोऑपरेट हो, उनको इज़्ज़त दी जाए वहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ उलट होता है, चूँकि अफसरशाही है पाकिस्तान में, तो जब टैक्स पेयर को किसी भी जगह पे जाना पड़ता है तो उसको बदले में माली मराहत तो मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर उसने अपनी नाम पे कोई गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी है या उसने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी या बेचनी है तो इसमें तो टैक्स पेयर को टैक्स में रिलीफ मिल जाता है।
विद होल्डिंग टैक्सेस में फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क जो है वो काफ़ी हद तक अब वाज़ेह हो चुका है, उसमें रिलीफ मिल जाता है। मगर जहाँ तक रही बात दूसरे मामलात की, तो वहाँ पे टैक्स पेयर को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उसकी वजह से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस सिस्टम से मायूस हो जाती है। दूसरी बात, जो FBR की सबसे बड़ी या नाअहली थी, कभी सरकार की जानिब से भी इस जानिब कोई खास पॉलिसी नहीं बनाई गई या ध्यान नहीं दिया गया, तो हो क्या रहा था आप देखें, फैसलाबाद 1.5 करोड़ से जायद आबादी का डिवीजन है, जिसमें जंग, तोबा और चिन्योट के अजला शामिल हैं। 2,20,22,000 लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई 2023 की इस साल में, और इसमें 1 लाख से जायद जो है वो मुलाजमत पेशा अफराद शामिल हैं। यानी कि बिजनेस कम्युनिटी में से जो रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद है वो मुश्किल से 1 लाख या 1,10,000 बनती है। उसमें से भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने या ज़ीरो टैक्स की रिटर्न फाइल की है या बहुत कम टैक्स की रिटर्न फाइल की है। अब बदले में होता क्या है, सारा बोझ FBR भी फिर उन लोगों पे डाल देता है जो पहले से रजिस्टर्ड है, उनके बार बार ऑडिट होते हैं, लेकिन ये तो उनको गलत बार है ना, बार वो नोटिस तो मिलते हैं। पॉलिसीज इस तरह से बनानी चाहिए कि जो बंदा पहले से टैक्स है उसको पे कर रहा है एटलीस्ट उसको रिलीफ मिले। सफदर साहब, तो इसमें पॉलिसीज बनाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि जो टैक्स पेयर है एटलीस्ट उसको वो बेनिफिट मिल सके जो उसका राइट है। हैरानी की बात ये है मैडम कि FBR जो है वो लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए कंपेन कर रहा है कि आप भी टैक्स रिटर्न फाइल करें, उमर भाई आप भी करें, सफदर साहब आपने भी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन उनके जो अपने ऑफिशियल्स हैं 90% उन्होंने रिटर्न ही नहीं फाइल की। अभी ये पिछले दिनों बहुत बड़ा स्कैम जो है वो वजारत ख़जाना ने वो निकाला है कि FBR के जो अपने ऑफिशियल्स हैं, जो 17 ग्रेड से ऊपर के लोग हैं, उन्होंने रिटर्न ही नहीं फाइल की। यानी लोगों को वो कह रहे हैं कि आप रिटर्न फाइल करें, खुद जो हैं वो रिटर्न फाइल नहीं करते। इसके अलावा उनकी प्रमोशन, एक प्रमोशन बोर्ड होता है, प्रमोशन जो जिन लोगों की प्रमोशन ड्यू थी उनको उन्होंने कहा कि आप अपने सासे डिक्लेयर करें जी, FBR को सासे भेजें। आज की डेट तक नहीं भेजे उन्होंने। अच्छा, यानी अपने असासे उन्होंने FBR को प्रमोशन के लिए भी नहीं भेजे। ये चीज़ क्या जाहिर करती है कि यानी लोगों को आप कहें कि आप रिटर्न फाइल करें और अपने आप असासे डिक्लेयर ना करें, ये कैसे मुमकिन है? पहले तो आपको अपने आप से शुरू करना चाहिए ना कि FBR के जितने भी मुलाजमीन हैं, जाहिर है वो सैलरी लेते हैं और सैलरी से उनका टैक्स भी डिडक्ट होता है, तो वो टैक्स रिटर्न वो अपनी फाइल करें, अपने असासे जाहिर करें, वो नहीं करेंगे, नहीं कर रहे। अभी FBR ने पिछले दिनों, अभी 6-7 दिन हुए हैं, एक बहुत बड़ा स्कैम FBR के अंदर से एक उभरा है कि उनको पता चला कि बहुत सारे उनके अपने ऑफिशियल्स ने, यानी 80% लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की खुद। लोगों को उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है या उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनको कहा है कि आप रिटर्न डेडलाइन दी है गवर्नमेंट ने, FBR ने डेडलाइन दी है कि आप फलां डेट तक जो है ना वो रिटर्न फाइल करें अपने बंदों को कहा है उन्होंने। अब ऐसा एटीट्यूड जो है, अब लोगों को कैसे हम मुतासर करेंगे कि मैं खुद जो है वो कोई काम ना करूं और आपको कहूं कि आप करें, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके वो ये लोग तो वही करेंगे? बात हो गई कि चिराग तले अंधेरा है कि 80% अगर मेजोरिटी, एक बहुत बड़ी रेशो है कि अगर आपके खुद के ही डिपार्टमेंट से लोग जो है वो टैक्स पेयर नहीं है, तो आप किस तरह से लोगों को कह सकते हैं कि आप रिटर्न फाइल करें? आपके अपने बंदे जो हैं, जो टैक्स कलेक्टर्स हैं, वो खुद रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, तो लोगों को आप क्या मिसाल पेश करेंगे कि आप रिटर्न फाइल करें? कैसे वो लोग आप पे एतमाद कैसे करेंगे कि यार ये लोग खुद जो हैं वो टैक्स नेट में नहीं जा रहे और हमें कह रहे हैं, कान से पकड़ के कह रहे हैं कि आप टैक्स नेट में आ जाएं? कैसे मुमकिन है? हो नहीं सकेगा। बिल्कुल, क्योंकि जारी बात है कि अगर हमें किसी को किसी काम के लिए कायल करना है तो हमें अमली तौर पर पहले खुद करना पड़ेगा। और इसके बाद आपको लगता है कि 80% एक बहुत बड़ी रेशो है, ये बड़ा सवालिया निशान है FBR पे कि उसकी खुद के अगर अंदर के डिपार्टमेंट के लोग जो है वो टैक्स पे नहीं करते हैं, तो वो किस तरह से जो है वो आवाम का एतमाद बहाल कर पाएंगे? क्योंकि जारी बात है, जैसे आपको पता है इसी तरह से दीगर लोगों को भी पता है, तो जब भी अगर कोई उन तक जाके सवाल करेगा कि टैक्स पे करें, तो उनके पास तो बड़ा आसान जवाब है कि भाई पहले खुद जाएँ, जाके टैक्स
पे करें। तो ये एक वो सूरत हाल है, मुझे लगता है कि जो आवाम को तभी हम टैक्स की जानिब ला सकते हैं जब हम जो है वो खुद जो है इदारा टैक्स पे करें। तो FBR का आपको लगता है कि इतने बड़ा स्कैम जो सामने आया उसके बाद फिर कुछ अब बेहतरी दिखाई देगी, लोग करेंगे? वो कर रहे हैं लोगों को, अपने वो एम्प्लॉयज़ को फोर्स कर रहे हैं, नोटिस जारी कर रहे हैं कि आप रिटर्न फाइल करें। लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ा वो सेटबैक है कि आपके अपने ऑफिशियल्स, आपको पता ही नहीं है कि लोगों को आप IMF के कहने पे लोगों की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं, अदारों को इंटीग्रेट कर रहे हैं कि यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, यहाँ से भी मिल जाए, वहाँ से भी मिल जाए, लेकिन आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मेरे नीचे जो बंदे हैं वो रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर रहे। उनकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए ना। बिल्कुल, तो जाहिर वो बात नहीं है। आप कलेक्ट कर रहे, ये तो वही बात हो गया कैसे कि दिलाएंगे? हेड ऑफ फैमिली को यही नहीं पता कि फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे हैं। क्या कर और रहे हैं। जाहिर बात है कि जब तक हमारा इदारा ऐसा अंदाज से नहीं चलेगा तो हम कभी भी अपनी आवाम को जो है वो टैक्स की जानिब नहीं ला सकेंगे। ला सकते। सफदर साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। उमर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और टैक्स देना हर किसी की जो है वो जिम्मेदारी है। जहाँ पे हमारे इदारे जो है वो थोड़ी सी नाअहली का अगर सबूत पेश करते हैं तो हमारे शहरियों को अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए ज़रूर टैक्स फाइल करना चाहिए और टैक्स ज़रूर पे करना चाहिए। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।